हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स मेकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बार फिर हम आपके लिए लेके आ चुके हैं हमारा अगला टॉपिक, जिसका नाम है नव पाषाण काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल में हमारा ये तीसरा चैप्टर है या तीसरा टॉपिक है, नव पाषाण काल। तो इससे पहले हम प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में 3 वीडियोस डाल चुके हैं, तो आप पूरा पढ़ने के लिए हमारे पिछले वीडियोस को देखिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक आज का, नवपाषाण काल। तो जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पिछला टॉपिक जो हमने पढ़ा था, जिसमें हमने मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने मनुष्य का कुछ विकास देखा था, जैसे कि एग्रीकल्चर तो अभी मध्यकालीन में नहीं आया था, लेकिन जो मानव था वो एक स्थायी निवास करने लगा था। उसने पालतू पशु कुत्ते को बनाना शुरू कर दिया था और अन्य कुछ चीज़ें भी हमने देखी थी। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल या नियोलिथिक एज, इसको बोलते हैं नियोलिथिक एज। तो जो नियो है वो एक यूनानी भाषा का शब्द है, अर्थात ये नियो एक यूनानी शब्द है जिसका मतलब होता है नया या नवीन। तो मतलब इसमें कुछ नवपाषाण काल में हमें नई चीज़ों के संदर्भ में या मानव के और ज़्यादा विकसित होने के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जिसमें हमें जो सबसे पहला नवपाषाण काल का जो पुरातात्विक श्रेय खोजने का जो जाता है, सबसे पहला नवपाषाण काल का पुरातात्विक खोज का श्रेय जो ये है, ये जाता है डॉक्टर प्राइमरोज को। डॉक्टर प्राइमरोज और 1982 में, ये 1842 में इन्होंने ये खोजा था। और इन्होंने यहाँ से जो कर्नाटक वाला एरिया था, कर्नाटक में एक जगह पड़ती थी लिंगर सुंगर, ये एक स्थान का नाम है। इस स्थान से इन्होंने खोज की है कुछ पॉलिशदार कुल्हाड़ी की यहाँ पे खोज की गई है, ठीक है। और पहली बार इसी नवपाषाण काल में कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो ऐसा माना गया है कि यहाँ जो लोग थे वो कृषि करना सीख चुके थे। अर्थात अब यहाँ के लोग कृषि करना कैसे सीखेंगे? देखिए, जो आदि मानव होता था वो पाषाण काल के समय पे या अपने पुराने समय में जो पेड़ पौधों से फल फ्रूट्स जो खाया करता था, उनको खाने के बाद जो उनके बीज, जो सीड्स होते थे, उनको ज़मीन पे इधर उधर फेंक देता था, जिनके फेंकने से वो बीज जो थे वो पौधे बन के दोबारा से उग जाते थे। तो इंसान जो था उस समय, उसने उन पौधों को उगते हुए देखा और उन्हें उगते हुए देखकर उन्हें एक उसमें वो ये देखना चाहते थे कि उनको बड़ा होते हुए और उनके ऊपर जो फल हैं वो किस प्रकार से वो बनते हैं, या उसी तरह से कहीं ना कहीं जो इंसान था उसके अंदर थोड़ी क्यूरियोसिटी आ चुकी थी, मतलब थोड़ी जिज्ञासा जो थी वो पैदा हो चुकी थी। वो देखना चाहता था कि किस प्रकार से जो वो फल खाते हैं वो फल कैसे लगते हैं और कैसे वो पेड़ बड़े होते हैं। तो वो सारी चीज़ें, जिसके लिए उन्होंने एक जगह पर रुकना शुरू कर दिया, जिसके स्थायी आवास की शुरुआत मानी गई। और स्थायी आवास के साथ साथ उन्होंने अपनी झोपड़ियाँ और ये सब चीज़ें बनानी शुरू कर दी और एक ही जगह पर वो काफ़ी सारे पेड़ पौधे उगाने लगे थे, जिसको वहाँ पे शुरुआत में कृषि की खेती या कृषि के बारे में जानकारी कहा गया है कि इतिहास में
नवपाषाण के लोगों को कृषि की जानकारी हो चुकी थी। और अब जब कृषि करते थे तो कहते हैं कि सबसे पहली कृषि जो है वो कृषि के सबसे पहले साक्ष्य मेहरगढ़ से, जो आज पाकिस्तान में पड़ता है, तो मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसमें जौ के, चावल के और गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इंसान के द्वारा सबसे पहले जो खेती की गई थी वो जौ की खेती मानी जा रही है, जिसको इंग्लिश में हम बार्ले बोलते हैं। तो जौ की खेती सबसे पहले शुरू की गई इंसान के द्वारा, और इसके सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं पाकिस्तान के मेहरगढ़ में, जो आज पाकिस्तान में है। तो वहां से सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब इसी प्रकार जब मनुष्य ने खेती करना शुरू कर दिया तो खेती में जो होने वाला अनाज जो उत्पादन होता था उसको ऐसा होता था कि वो जितना उनको कंज्यूम करना था उससे ज़्यादा मात्रा में पैदा हो सकता था। तो अब उनको स्टोर करके रखने की ज़रूरत थी, जिससे स्टोर करके रखने के लिए उनको कुछ ऐसे बर्तनों की या कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत थी जिनका उपयोग वो अपने अनाज को स्टोर करके रखने में कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने थोड़े मिट्टी के धीरे धीरे बर्तन बनाने शुरू किए, और उन बर्तनों में आप देखेंगे कि पहले उन्होंने कुछ इस तरीके की प्लेट या तस्तरी टाइप बनाई, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे जैसे अगर आप किसी चीज़ को मोड़ते चले जाएं ऊपर से तो उसमें ज़्यादा सामान कैरी कर सकते हैं, ज़्यादा सामान या ज़्यादा अनाज भरा जा सकता था। तो धीरे धीरे उन्होंने पहले तस्तरी और प्लेटें टाइप बनाई हैं, और फिर धीरे धीरे उनको बाउल में, और उसके बाद उनको धीरे धीरे इस तरह से मोड़ करके घुमा के, और उन्होंने मटके टाइप या घड़े टाइप बनाए हैं। ठीक है, तो शुरुआत वहाँ से हुई है। तो मतलब वहाँ पे बर्तन बनाने का काम भी मिलता था। अब जब बर्तन बनाया जाता था तो बर्तन बनाने के लिए जो आज प्रेजेंट में जो पोटर्स होते हैं या कुम्हार जिनको बोलते हैं, तो कुम्हार या पोटर्स जो अपने बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, तो उसके लिए एक चाक का प्रयोग किया जाता है, एक व्हील का प्रयोग किया जाता था। तो उसी प्रकार के चाक के द्वारा वो बर्तन बनाते थे। तो कुम्हार के चाक के बारे में भी यहाँ पे वर्णन मिलता है। तो इसमें नवपाषाण काल में ही चाक का भी आविष्कार हुआ, और खेती की भी शुरुआत हुई है, और मिट्टी के बर्तन बनाने की भी शुरुआत हुई है। और उसी के साथ साथ जब वो अपने सामान को या अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले पत्थर के पहिए बनाने की शुरुआत की। उसके बाद धीरे धीरे वो लकड़ी के पहिए में कन्वर्ट हुए, और इस तरीके से वो एक युग पूरा चेंज होता चला गया। तो इसमें आप देखेंगे कि धीरे धीरे किस तरह से मानव का विकास एक बहुत ही तेजी से देखा गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, अर्थात आप कहेंगे कि इसमें यहाँ पे कृषि की शुरुआत हो चुकी थी, कृषि के साथ साथ पहिए का आविष्कार हो चुका था, पहिए के साथ साथ यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन थे, मिट्टी के बर्तन उनका आविष्कार हो चुका था, चाक का आविष्कार हो चुका था, कुम्हार का चाक जिसको कहेंगे तो उसका आविष्कार हो चुका था। जो आग होती थी, आग का प्रयोग करना वो पहले ही सीख चुके थे मध्यपाषाण काल में, और इसके बाद यहाँ पे आग का प्रयोग और ज़्यादा बढ़ चुका था। और यहाँ पे जो काफ़ी बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोलिथिक से भी छोटे पत्थरों का उपयोग करके हथियार वगैरह बनाए जाते थे, जैसे ब्लेड टाइप भी चीज़ें यहाँ से प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा नवपाषाण काल के बारे में चर्चा रही। अब हम देखते हैं इसके कुछ जो साइट्स या इसके कुछ जो स्थान हैं, प्लेसेस, जहाँ से हमें इसके बारे में, नवपाषाण काल के बारे में ज़्यादातर जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, या कहाँ से क्या अवशेष मिलते हैं। तो चलिए ये फैक्ट्स आप नोट करते रहिए। तो चलिए नवपाषाण काल में हम देखते हैं, एक तरफ हम देखेंगे स्थल, और एक तरफ जो आज वर्तमान राज्य हैं, वर्तमान राज्य या वर्तमान क्षेत्र, और उनसे मिलने वाले अवशेष। ठीक है, तो सबसे पहला हम यहाँ पे देखेंगे बागोर, सॉरी, ये जो सबसे पहला है वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ आज वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। मेहरगढ़ आज वर्तमान पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में, बलूचिस्तान।
और यहाँ से मिलते हैं हमें सबसे पहले सबसे प्राचीन कृषि के साक्ष्य, सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य। तो सबसे पहले कृषि की शुरुआत जो हुई थी वो नवपाषाण काल से हुई और हमें सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं मेहरगढ़ से। और यहाँ पे जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं उनमें जौ व गेहूं की खेती की जाती थी। तो जौ व गेहूं, तो सबसे पहले जौ और गेहूं की खेती यहाँ पे शुरू की गई है। ठीक है, और यहीं से हमें कुछ आयताकार मकान के साक्ष्य भी मिले हैं, कच्चे मकान या कच्ची ईंटों के आयताकार मकान के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जिससे पता चलता है कि वो लोग स्थायी निवास करते थे, मतलब यहाँ से स्थायी निवास के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद दूसरा है बुर्ज होम। बुर्ज होम, तो बुर्ज होम जो है प्रेजेंट में ये कश्मीर में पड़ता है। कश्मीर, ये उस टाइम पे बुर्ज होम था। और आज जो है वहां से जो हमें प्राप्त हुआ वहां से गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और उसके साथ साथ जो मालिक होता था, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य। अब देखिए होता क्या है, जनरली जो कश्मीर वाला क्षेत्र था तो कश्मीर वाले क्षेत्र में वहाँ पे दफनाने के साक्ष्य इसलिए वहाँ से कुछ ऐसे प्राप्त हुए हैं क्योंकि वहाँ एक पर्टिकुलर एक सही तरीके से दफनाने का तो कोई रीति रिवाज नहीं था उस समय। लेकिन कश्मीर में आप देखेंगे आज भी ठंड होती है, तो वहाँ पे ठंड होती थी, तो वहाँ पे जब ठंडी हवाएं, जो ठंडी बर्फीली हवाएं चलती हैं, तो आप देखते हैं कि हवा के चलने की जो प्रकृति है वो हवा के चलने की प्रवृत्ति क्षैतिज होती है जनरली। तो ज़्यादातर हवाएं जो हैं वो क्षैतिज रूप से चलती हैं, और जब हवाएं क्षैतिज रूप से चलती हैं तो उनका प्रभाव जो है वो क्षैतिज ही रूप से ज़्यादा पड़ता है। तो इसलिए क्या करते थे, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में जो आदि मानव रहता था या फिर जो नवपाषाण काल का मनुष्य था, उस मनुष्य ने वहाँ पर धीरे धीरे उस बर्फ़ के अंदर या उस क्षेत्र के अंदर खुदाई करके गहरे कुछ गड्ढे बना लिया करते थे और उन गड्ढों के अंदर वो निवास करते थे। जब उन गड्ढों के अंदर निवास करते थे तो हवा जो होती थी वो ऊपर से उतर जाती थी, उनको वो हवा फील नहीं होती थी। अब होता ये था कि जब वो मर जाते थे, उनकी डेथ हो जाती थी, तो उनको उन्हीं गड्ढों में जिनमें वो निवास किया करते थे उन्हीं गड्ढों में उनको डालकर और उनके ऊपर से बर्फ़ या जो वहाँ पे बर्फ़ वगैरह पड़ती थी या मिट्टी वगैरह डाल दी जाती थी, जिससे वो वहीं पे दफन हो जाते थे। अब उनके साथ जो उनका पालतू पशु होता था कुत्ता, तो बोलते हैं कि या माना गया है इतिहास के अनुसार कि उसको भी उसी के साथ दफना दिया जाता था, क्योंकि उसमें ऐसी मान्यता समझी गई है कि उस समय जो मनुष्य था वो जहाँ भी मरने के बाद जाता है तो उसको उस कुत्ते की या उसके जो भी सामान, जो भी चीज़ें उसके साथ थी, उसकी ज़रूरत आगे वहाँ पे उसको पड़ेगी, तो इसलिए कुत्ते को भी उसके साथ दफना दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ से हमें कुत्ते के दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है गुफ कराल। गुफ कराल, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कि बार बार क्वेश्चंस बार बार पूछे जा चुके हैं। तो ये गुफ कराल का मतलब होता है कुम्हार, कुम्हार की गुफा। इसका मतलब होता है कुम्हार की गुफा, और इसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो भी कश्मीर से मिलते हैं। कश्मीर से इसके साक्ष्य मिलते हैं, ये भी कश्मीर में पड़ता है। और यहाँ से मुख्यतः क्या क्या मिला है, यहाँ से एक तो जो हड्डी के बने हुए औजार, यहाँ से कृषि के भी साक्ष्य मिले हैं, हड्डी के औजार के भी साक्ष्य मिले हैं, सिलबट्टा यहाँ से मिला है, सिलबट्टा। और यहाँ से पॉलिश्ड वेयर्स, मतलब धूसर मृदभांड, धूसर मृदभांड
यानी कि जो मिट्टी के बर्तन होते थे, मिट्टी के बर्तनों को मृदभांड बोला गया। धूसर मतलब जो पॉलिश्ड होते थे, पॉलिश्ड वेयर्स, धूसर मृदभांड। तो धूसर मृदभांड यहाँ से प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है कोल्डिहिवा। कोल्डिहिवा, और कोल्डिहिवा जो है ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। और यहाँ से प्राप्त हुए हैं हमें एक तो धान की खेती, और विश्व का सबसे पुराना जो धान की खेती के साक्ष्य हैं वो सबसे पुराने यहाँ पे मिले हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि धान या चावल की खेती के सबसे पुराने साक्ष्य, तो धान या चावल की खेती के सबसे पुराने साक्ष्य कोल्डिहिवा से प्राप्त होते हैं। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है नंबर 5 मगहर। मगहर या मगहरा भी बोल सकते हैं। तो ये पड़ता है, ये भी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश। और यहाँ से प्राप्त होता है कुछ गोलाकार झोपड़ियाँ और गोलाकार झोपड़ी और धान, ये साक्ष्य यहाँ भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और धान के साक्ष्यों के साथ साथ यहाँ से जो जौ की खेती, जौ, और यहाँ से एक पशु बाड़ा अर्थात एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री या पशु बाड़े के साक्ष्य मिले, मतलब जिसमें काफ़ी सारे पशुओं को एक साथ रखा जाता था। ठीक है। तो चलिए इनको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ और हैं 5-7, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। नवपाषाण काल जो है पिछले हमारे जो साइट्स हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे सारे ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो चलो इसको नोट करो। चलिए नेक्स्ट है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो, तो चौपानी मांडो ये भी यूपी में ही पड़ता है, ये भी यूपी में है। और यहाँ से जो है वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह बस्तियों के साक्ष्य, मतलब मधुमक्खी के छत्तों की तरह बस्तियों के साक्ष्य, मतलब जो उनके घर होते थे वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत नैरो एरिया में बने हुए थे और बहुत सारे मकान, बहुत सारे घर एक साथ बने हुए हैं। तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह वो लोग बसते थे, या उनका जो एक निवास स्थान होता था वो उस तरह का होता था। और इसके अलावा यहाँ से हाथ से बने हुए जो मृदभांड हैं पत्थर के, वो मिले हैं, या हस्त निर्मित मृदभांड। और इनके साथ साथ ये भी है इम्पोर्टेंट पॉइंट कि यहाँ से विश्व के सबसे प्राचीन मृदभांड पाए हैं, मृदभांड पाए गए। तो यहाँ से विश्व के सबसे प्राचीन मृदभांड पाए गए हैं, मिले हैं। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है चिरांद। चिरांद ये बिहार में है। चिरांद जो है ये है वर्तमान में बिहार में, और बिहार में जो सारण जिला है, बिहार का सारण जिला वहाँ पे है। और यहाँ से हमें मिलते हैं हिरण के सींग, हिरण के
सींग के अवशेष, तो हिरण के सींग के अवशेष मिले हैं चिरांद से। नेक्स्ट इसके बाद जो है वो है पिकलीहल। पिकलीहल, ठीक है, ये लास्ट है। और ये सारे जो हैं आपको बहुत ही जो इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो वो आपको लिखवाए गए हैं। वैसे बहुत सारी साइट्स होंगी, तो आप अगर किसी बुक में या कहीं पर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी साइट्स मिलती हैं, लेकिन आप उनको सबको याद नहीं कर सकते। और क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है वो चीज़ हम आपको यहाँ पे बताते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पिकलीहल ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट्स है, और ये जो है वर्तमान में कर्नाटक जिले में या सॉरी कर्नाटक राज्य में पड़ता है ये क्षेत्र उस समय पे। और यहाँ से जो है वो गाय बैल बकरी भेड़, गाय बैल बकरी भेड़, तो गाय बैल बकरी और भेड़ इनको पालने का साक्ष्य मिला है, तो पालने के साक्ष्य। और इसके साथ साथ यहाँ से एक राख का ढेर भी मिला है, राख का ढेर प्राप्त हुआ है। अब ऐसा माना गया है कि राख का ढेर जो है वो इसलिए पाया गया है वहाँ पे क्योंकि जो वो लोग जो गाय बैल बकरी भेड़ जो पालते थे तो उनको बाकी जंगली जानवरों से खतरा होता था, इसलिए वो उनके बाड़े जो पशु बाड़ा या एनिमल हस्बेंड्री होता था तो उसके चारों तरफ आग जला दिया करते थे, क्योंकि आग से जो जंगली जानवर हैं उनको डर रहता था। तो उनके चारों तरफ वो आग वगैरह जला के रखते थे, इसलिए वो आग पूरी रात और उनके आसपास जलती रहती थी, जिस वजह से वहाँ पे राख के ढेर काफ़ी बड़ी मात्रा में इकट्ठे हुए होंगे। तो आज भी जब वहाँ पे खुदाई की गई तो वर्तमान समय में तो वहाँ से राख के ढेर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो चलिए ये हमारा नवपाषाण काल जो है पूरा हुआ, और इसके जो सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा अब कल जो हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में वो होगा हमारा ताम्रपाषाण काल, यानी कि जिसमें हम कॉपर एज के बारे में, कॉपर स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे, ताम्रपाषाण काल के बारे में, जिसमें तांबे का और का पाषाण का यानी पत्थरों का उपयोग साथ साथ हुआ है, ठीक है। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल पर हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।